हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बाजीराव रेड्डी इंस्टीट्यूट। टुडे एनालिसिस के आज के अंक में हम 30 जनवरी 2025 के दो प्रमुख समाचार उस पर आधारित 5 प्रश्नों को चर्चा करेंगे। और ये दोनों जो हम समाचार हैं वो दोनों कहीं ना कहीं चीन से जुड़े हुए हैं, चीन और भारत के पहलू से। एक तो है कि चीन एक सैटेलाइट इमेजरी आया है जिसमें ये पता चला है कि चीन में एक नाभिकीय संलयन अनुसंधान केंद्र जो है उसका पता चला है, जो कहीं ना कहीं अमेरिकी NIF डिज़ाइन पर आधारित है। तो इसमें हम समझेंगे कि उसका क्या महत्व है चीन के लिए, भारत के लिए क्या उसका प्रभाव पड़ सकता है, और नाभिकीय संलयन ऊर्जा के बारे में या जो प्रक्रिया के बारे में भी समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है। दूसरा है, अभी हाल फिलहाल में ही हमारे विदेश सचिव का जो है चीन का दौरा रहा है, और वहाँ पे वो वहाँ के उप विदेश मंत्री, जिसे आप कह सकते हो यहाँ के विदेश सचिव का बराबर है, और वहाँ के विदेश मंत्री से भी बात की गई है, और यहाँ तक कि CCP का जो विदेश मामला देखता उसके भी मंत्री से बात की गई है। तो ऐसे में ये कई बातें हुई है, और ये दिखाई दे रहा है कि भारत चीन के बीच जो कूटनीतिक कटुता थी उसमें कहीं ना कहीं धीरे धीरे नरमी की स्थिति दिखाई दे रही है। तो उसको हम समझेंगे क्यों, कैसा क्या है, और फिर इन्हीं पर आधारित हम 5 प्रश्नों को भी देखेंगे। चीन में एक बड़ी नाभिकीय संलयन अनुसंधान केंद्र, देखिए ये एक इमेजनरी है जिसमें एक इमेज से ये आया है। चीन के एक प्रांत है, वहाँ पे एक शहर है, ये बीच में एक गोला है और 4 ऐसे आकार के हैं, और ये कहीं ना कहीं बता रहा है कि चीन का जो ये प्लांट है जो है न्यूक्लियर फ्यूजन एनर्जी प्लांट जो है, वह कहीं ना कहीं लेज़र तकनीक के जरिए वहाँ पे हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम ट्रिटियम को जो है संलयन प्रक्रिया को संचालित कर रहा है। और अगर ये सफल हो जाता है, चीन अगर इसमें सफल हो जाता है, तो ये चीन के नाभिकीय आर्सेनल या नाभिकीय युद्ध जो अस्त्र शस्त्र हैं उसमें, और नाभिकीय ऊर्जा में भी उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। और जैसे कि पता है कि चीन हमारे लिए एडवर्सरी है, हमारा एडवर्सरी है, इस समय सबसे ज़्यादा हमें खतरा चीन से ही है। ऐसे में उसका कोई भी ताकत हमारे लिए निश्चित रूप से चिंता का विषय हो सकता है, खास तौर से अगर वो नाभिकीय अस्त्र शस्त्रों में भी वृद्धि कर रहा है। तो आइए चलिए देखते हैं मामला क्या है, इस पूरे मामले को समझते हैं। तो देखिए, चीन का एक दक्षिणी पश्चिमी शहर है मियायांग शहर है। इसमें बड़े पैमाने पर लेजर प्रज्वलित परमाणु संलयन अनुसंधान सुविधा का निर्माण किया जा रहा है, और जिसके बारे में कहा जा रहा है कि ये विशेषज्ञ कहते हैं कि ये चीन परमाणु हथियार डिजाइन क्षमताओं और उसके उन्नत बिजली उत्पादन विधियों अनुसंधान दोनों में ये उपयोगी हो सकता है। इसमें एक सैटेलाइट इमेजरी प्राप्त हुई है जिसमें ये दिखाया गया है कि एक ऐसा गोलाकार ये आकृति है, और उसमें 4 इस तरह के डिज़ाइन हैं, जिसमें यहाँ पे हाइड्रोजन का जो ड्यूटेरियम D2 रहेगा, T2 रहेगा, और यहाँ से लेजर बे रहेंगे, और यहाँ पे संलयन होगा, संलयन तरीका होगा, और इस तरह से लेजर के जरिए संलयन किया जाएगा। और अगर हम इसको देखें, इस सुविधा के बारे में देखें, तो इसमें ड्यूटेरियम ट्रिटियम जैसे हाइड्रोजन समस्थानिकों को तीव्र लेजर के जरिए उसमें संलयन या प्लाज्मा अवस्था में पहुंचाया जाएगा, और उसके जरिए जो है ऊर्जा निकलेगी। अभी जब नीचे हम लोग बाद में थोड़ा सा बाद हम देखेंगे नाभिकीय संलयन, तो वहाँ बताएंगे कि कैसे ऊर्जा, थोड़ा सा उसके तकनीकी पहलू को भी हम बताएंगे। लेकिन आइए पहले जरा सा देखते हैं कि यह सुविधा का जो डिज़ाइन है वो क्या है। तो ये जो सुविधा है या जो फैसिलिटीज यहाँ पे बनी है, ऐसी ही एक सुविधा अमेरिका में भी बनी है, जो है कैलिफोर्निया में नेशनल इग्निशन फैसिलिटी, NIF उसको नाम दिया गया है, और उसी की तरह की डिज़ाइन की ये भी एक तरह से काफ़ी मिलता जुलता है। ठीक है। यह जो अमेरिका वाली फैसिलिटीज़ है ये $3.5 अरब की लागत वाली है, और यहाँ पे 2022 में फ्यूजन से ज़्यादा ऊर्जा पैदा करके ब्रेक इवन हासिल किया गया। ब्रेक इवन क्या है, यानी कि जो छोटे नाभिकों के फ्यूजन के लिए बाहर से जितनी ऊर्जा दी गई थी उससे ज़्यादा ऊर्जा फ्यूजन के बाद जनरेट हुई है। अब अगर हम कोई, जैसे ये आप मान लो कि ये एक नाभिकीय भट्ठी है जिससे ऊर्जा निकल के बिजली बनाने की बात की जाती है, तो यहाँ पे पहले संलयन में क्या होता है कि जितना वो जो कहते हैं कि जो नाभिक होते हैं उनको आपस में जोड़ने के लिए ऊर्जा बाहर से दी जाती है, लेजर के जरिए या किसी और तरीके से दी जाती है। बाद में जब वो संलित होते हैं तो ऊर्जा निकलती है। तो यहाँ पे
पहली बार 2022 में देखा गया था कि वैज्ञानिकों ने जितना ऊर्जा दी थी उससे ज़्यादा ऊर्जा निकला था, यानी कहीं ना कहीं ये कुछ सफलता इसमें मिली थी। और ये जो चीन वाला सुविधा है, फैसिलिटीज है जो अभी दिख रहा है, ये जो NIF की फैसिलिटी है उससे लगभग 50% बड़ा है, और इस तरह से देखा जाए तो अपनी स्तर पर, वैश्विक स्तर पर अपनी तरह का सबसे बड़ा ये हो जाता है। और यह सफल होता है तो इससे एक चीज ये शामिल सामने आ सकता है कि इस सुविधा के जरिए चीन नाभिकीय जो परमाणु परीक्षण है उसको भी करने में सक्षम हो सकता है लैब में, जो कि अभी कॉम्प्रिहेंसिव CTBT के तहत जो है या प्रशिक्षण जो है बंद है, उसको नाभिकीय तरीके से कर सकता है, तो अपने नाभिकीय शस्त्रास्त्रों को भी कर सकता है। और जब ऊर्जा ये सफल हो जाएगी तो वो इसका जो है शांतिपूर्ण प्रयोग यानी बिजली उत्पादन के रूप में भी कर सकता है। तो ये जो चीज़ें फैसिलिटीज है इसके ड्यूअल उपयोग हो सकते हैं। देखिए ये हथियारियों के लिए या बिजली के लिए भी उपयोग कर सकता है। इसमें देखिए कहा जा रहा है कि प्राथमिक चिंता क्यों लोगों को है कि इसका जो डिज़ाइन, ये जो लेजर प्रज्वलित संलयन है, अगर ये वास्तविक परीक्षण के हो जाएगा, सफल हो जाएगा, तो वास्तविक परीक्षण किए बिना भी परमाणु हथियारों को विकसित करने और परिष्कृत करने की किसी देश की क्षमता को ये बढ़ा सकता है। और ऐसे में ये सुविधा वाला कोई भी देश बिना किसी परीक्षण किए अपने नाभिकीय अस्त्रों की क्षमता को और उसकी संख्या को बढ़ा सकता है। कहीं नया अगर एडवांस आप हथियार बनाओगे तो उसको परीक्षण करना पड़ेगा, लेकिन अब यहाँ पे इसके अगर सफलता हो जाएगी तो बिना उस परीक्षण के भी ये अपने नाभिकीय हथियारों की क्षमता को बढ़ा सकता है। निश्चित रूप से इससे कहीं न कहीं चीन का जो है नाभिकीय अस्त्र शस्त्र बढ़ने की उम्मीद है। ऊर्जा उत्पादन में तो इसका उपयोग किया जा सकता है, क्योंकि इसके जरिए स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन में भी किया जा सकता है, और इसमें कहीं न कहीं वैश्विक ऊर्जा नवाचार या उत्पादन के क्षेत्र में भी चीन की बासाहत बढ़ सकती है। अब अगर हम इसको भारत के संदर्भ में देखा जाए, हमें देखना है ना कि क्या चीन की बढ़ती परमाणु क्षमता भारत के लिए चिंता का विषय है? बिल्कुल है। परमाणु अस्त्र शस्त्र का जो मामला है यानी सामरिक दृष्टि से भी है और ऊर्जा के भी क्षेत्र में है। सामरिक दृष्टि से देखा जाए तो चीन अभी भी हमारा और चीन के परमाणु अस्त्र शस्त्रों को लेकर जो वारहेड थे उनका जो है तुलना नहीं है। चीन के पास माना जा रहा था कि 2023 में 400 के समथिंग कुछ था, और लोगों को, वैज्ञानिकों का अनुमान था कि जनवरी 2024 तक उसके पास 500 वारहेड हो जाएंगे। वारहेड मतलब वो बम जिसको वो मिसाइल आदि पे रख के ले जाया जाता है, और लोगों को लग रहा है जिस तरह से चल रहा है और ये सफल हो जाएगा तो जल्दी वह अमेरिका और रूस की बराबरी करने लगा। अमेरिका के पास भी 2-2,500 है, रूस के पास 4 से 5,000 वारहेड, पहले तो बहुत थे लेकिन वो अब 4 से 5,000 के आसपास है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं चीन उन देशों के वारहेड के बराबर जाके खड़ा हो जाएगा। भारत की स्थिति क्या है? भारत के पास अभी जो बताते हैं लोग कि 172 जो है वारहेड है, और हमारे पड़ोसी पाकिस्तान के पास भी 170 है। तो खैर पाकिस्तान तो घास खा के भी ये सारी चीज़ कर सकता है। हालांकि जो इफेक्टिव बता रहे हैं लोग कि अब उसके पास सिर्फ 3 वारहेड बचा है, बाकी सब अमेरिका उठा ले गया है। ऑफिशियल नहीं है लेकिन अनऑफिशियल ये है कि उसके पास 3 वारहेड बचा है, जो बहुत गिड़गिड़ाया था भारत के लिए कि भारत के लिए हमें ज़रूरत है, अदरवाइज बाकी सब अमेरिका उसको उठा ले गया है, ऐसा लोग बताते हैं। खैर हम चीन और भारत पे करें तो एक तरफ चीन है जिसके पास 500 के आसपास है, और जो जिस तरह से चलता रहेगा इस सदी के आसपास हजार से संख्या उसकी ज़्यादा हो सकती है, और भारत के पास 170-72 या ज़्यादा से 200 के आसपास होगा। लेकिन इसके लेकर ज़्यादा चिंता की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि चीन अपना काउंटर करना है उसको अमेरिका को लेकर, और भारत के पास जितना है उतना पर्याप्त है अपनी सेकेंड स्ट्राइक कमांड को लेके। ठीक है, तो ये एक चीज़ है कि समस्या है, चिंता है, लेकिन उसको इतना गंभीर चिंता का भी विषय नहीं है। ऊर्जा के क्षेत्र में देखा जाए कि नाभिकीय बिजली उत्पादन में चीन को पहले से ही भारत से बढ़त है। देखा जाए तो भारत में 23 परमाणु रिएक्टर संचालित है, यानी हमारे कुल ऊर्जा का हम 6% अपना उत्पादन करते हैं, जबकि चीन में इस समय 55 रिएक्टर संचालित हैं। वो तृतीय पीढ़ी के रिएक्टरों में भी हमसे आगे है, और उसने एक न्यूक्लियर फिजन वाला या अभी जो न्यूक्लियर रिएक्टर है वो चौथी पीढ़ी का गैस कूल्ड रिएक्टर भी वह उसने परीक्षण कर दिया है, जिसे कह रहे हैं सिद्वान 1 नाम से दिया जा रहा है, उसका वो परीक्षण कर चुका है। तो ऐसे में वो हमसे आगे है, और अगर इसमें भी सफलता आ जा रहा है फिजन जो है या विखंडनी नाभिकीय रिएक्टरों में, तो वो हमसे आगे है ही है।
अगर वो संलयन वाला भी कर लेता है तो वो तो बिल्कुल ही हमसे आगे निकल सकता है, और निश्चित रूप से ऐसे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऊर्जा के क्षेत्र में वो हमसे लीड ले जाएगा, जो कहीं ना कहीं हमारे लिए एक चिंता का विषय बना हुआ है। तो अब ये पहलू हो गया। अब जरा सा हम इसके टेक्निकल पहलू को देखते हैं कि नाभिकीय संलयन या ऊर्जा का क्या है, क्यों लोग इस पर इतना अध्ययन कर रहे हैं। देखिए, परमाणु से ऊर्जा जो उत्पन्न करने की बात है, वो कहीं ना कहीं आइंस्टीन ने एक सिद्धांत दिया था नाभिकीय जो है ऊर्जा और नाभिक का द्रव्यमान और ऊर्जा कन्वर्जन सिद्धांत, जो E बराबर mc² होता है। सिद्धांत है ना ये सूत्र, ये याद रखने का बहुत महत्वपूर्ण है कि E बराबर mc²। c है प्रकाश का वेग यानी 5 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। m है द्रव्यमान, यानी जब कोई द्रव्यमान मास ऊर्जा में कन्वर्ट होता है तो उस द्रव्यमान के गुणा जो 3 लाख किलोमीटर की जो माने प्रति सेकंड की उसकी स्पीड है, उसका स्क्वायर, मतलब 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड का स्क्वायर आप कर लीजिए, 9 प्लस लाख का लाख, अरबों गुना जो है ऊर्जा निकलती है। यानी कि द्रव्यमान को ऊर्जा में कन्वर्ट किया जा सके तो अथाह ऊर्जा निकलती है। अब उसको कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है? जब कोई इसमें दो तरीके से होता है सैद्धांतिक रूप से, कि कोई बड़ा नाभिक टूटता है तो उसमें वो दूसरे पदार्थ में कन्वर्ट हो जाता है, और जो ऊर्जा का जो द्रव्यमान का ह्रास होता है वो ऊर्जा में बदलता है। इस प्रक्रिया को कहते हैं नाभिकीय विखंडन, जिसमें यूरेनियम प्राकृतिक रूप से 92 यूरेनियम 235 ही वो तत्व है जो विखंडित होता है। बाकी फिजाइल मटेरियल और हैं जिन्हें पहले न्यूट्रॉन का करके वो कर सकते हैं, जैसे थोरियम भी है और 12 यूरेनियम 233 भी है। लेकिन जो 12 यूरेनियम 235 है वही एक नेचुरली जो है अकर्ड चीज़ है, जिसको आप न्यूट्रॉन पे उस पर करेंगे तो वो टूट जाता है। क्यों टूट जाता है? क्योंकि न्यूक्लियर को जो बांधे रखता है वो होता है जो केंद्र में, उसमें देखा जाए तो ढेर सारे प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। न्यूट्रॉन तो जो है उसमें न्यूट्रल होते हैं, उसकी कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होती है, लेकिन जो प्रोटॉन होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। और एक सिद्धांत है कि पॉजिटिव अगर कण होते हैं तो एक दूसरे को रिपल्स करते हैं। अब ढेर सारे प्रोटॉन वहाँ पे बंधे हैं तो उनको बांधने के लिए एक ऊर्जा रहती है। जब वो न्यूट्रॉनों की संख्या बढ़ती जाती है तो वो स्टेबल से अनस्टेबल की इस तरह धीरे धीरे चलने लगता है, और एक अवस्था आती है कि जब एक्स्ट्रा कोई न्यूट्रॉन आता है तो वो नाभिकीय ऊर्जा टूट जाती है और कुछ द्रव्यमान का ह्रास होता है और वो ऊर्जा के रूप में निकलती है। ये तो हुआ विखंडन वाला सिद्धांत, जहां भारी नाभिक टूटते हैं और कुछ द्रव्यमान का नुकसान होता है और वो ऊर्जा में बदलता है। एक और तरह है कि जहां पे छोटे नाभिक आपस में जुड़ते हैं और उसके बाद कुछ ऊर्जा का लॉस होता है और फिर वो ऊर्जा जो है ऊर्जा में बदलती है। वो छोटे नाभिक हैं हाइड्रोजन के दो समस्थानिक, ड्यूटेरियम और ट्यूटेरियम। जब इनको आपस में जोड़ा जाता है, संलयन किया जाता है, तो ये हीलियम बनाते हैं। जैसे देखिए इसमें ये ट्राइटियम है, इसका परमाणु भार जो है 3 है, 3 दशमलव कुछ है। ड्यूटेरियम है, इसका 2 दशमलव कुछ आता है। और ये भी अनस्टेबल, जब इनमें एनर्जी दी जाती है, इनको इतना किया जाता है कि ये प्लाज्मा की स्थिति में आ जाते हैं, आवेशित अवस्था में आ जाते हैं, तो ये दोनों मिलके हीलियम बना लेते हैं और न्यूट्रॉन निकल जाता है। वो तो निकलता है, साथ ही साथ अब ये 2, 3, 5 है और हीलियम का 4 है, यानी एक एटॉमिक मास की कमी हो जाती है, वो ऊर्जा में बदल जाता है। और देखा जाए तो इसके जरिए एक काफ़ी विशाल ऊर्जा निकलता है, जो कि सैद्धांतिक रूप से संभव है। व्यवहारिक रूप में अभी सिर्फ बमों में इसका उपयोग किया जाता है, जो हाइड्रोजन बम जिसे कहते हैं, वो न्यूक्लियर संलयन रिएक्टर के आधार पर चलते हैं। क्योंकि ये जो संलयन किया जाता है ना, वो बहुत बड़ी मात्रा में लाखों डिग्री सेल्सियस में ताप पे होता है, जैसे सूर्य या अन्य तारों में होता है। उसके लिए बहुत ऊर्जा चाहिए होती, तो ऊर्जा की तो समस्या नहीं है, हम दे सकते हैं। लेकिन तो उसी के जरिए, जैसे एक हाइड्रोजन बम के लिए तो एक छोटा सा न्यूक्लियर बम अटैक करो फिजन वाला, और साथ ही साथ वो हाइड्रोजन बम की नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होगी और हाइड्रोजन बम बन जाएगा। लेकिन जब उसे हम
औद्योगिक दृश्य से ऊर्जा के दृश्य में उसका इस्तेमाल करते हैं तो उसमें समस्या आती है कि उतने बड़े तापमान को कहाँ रख के नाभ की संलयन कराओगे, क्योंकि वो रेगुलेटेड करना पड़ेगा। तो ऐसे में हालांकि टोकामेक परियोजना है, टोकामेक जिसमें एक बड़े जो है चुंबक के जरिए बीच में चीज़ों को रखा जाता है और फिर उसे लेजर के जरिए गर्म करके प्लाज्मा अवस्था में पहुंचा दिया जाता है, गैसीय अवस्था में पहुंचा दिया जाता है, जहां पे ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम मिलके एक हीलियम बना लेते हैं और विशाल मात्रा में ऊर्जा निकालते हैं। अब प्रश्न है कि वैज्ञानिक इसके दिशा में क्यों जाते हैं, ठीक है, इस प्रक्रिया के दिशा में वैज्ञानिक क्यों जाते हैं, क्योंकि इसमें लगता है कि अगर ये पूरा हो जाए, अगर ये हो जाए, भाई एक तो यूरेनियम तो हर जगह मिलता नहीं है ना, यूरेनियम तो हर जगह नहीं मिलता, अब ड्यूटेरियम ट्राइटेरियम भी नहीं मिलता, लेकिन समुद्र के जल में विशाल है, विशाल मात्रा में उपलब्ध है। और अगर हम उसका उपयोग करना शुरू कर दें या सक्षम हो जाएं तो आप मान लीजिए कि जितनी हमारी ऊर्जा आवश्यकताएं हैं वो बहुत सस्ते दर तक, बहुत ही बिना रेडियो एक्टिव जो है एक्टिवेशन को झेले, बिना किसी खतरे को किए, आप कह सकते हो कि अनंत काल तक वो पूरा कर सकता है। जो चंद्रमा और मंगल की दौड़ है ना, वो भी इसी संलयन ऊर्जा के लिए ही है। तो ऐसे में अगर हम समान मात्रा का कोई पदार्थ है, भारी पदार्थ है, जैसे मान लिया कि 1 किलोग्राम का कोई हम यूरेनियम लेके उसको विखंडनी प्रक्रिया के तहत जलाएंगे तो जो ऊर्जा निकलेगी, अगर 1 ही किलोग्राम के दोनों मटेरियल्स मिला के जलाएंगे तो उससे 4 गुना, विखंडन से 4 गुना ज़्यादा ऊर्जा संलयन से निकलती है। और अगर कोई पेट्रोलियम जलाएंगे तो उससे तो 40 लाख गुना ज़्यादा ऊर्जा निकलती है। तो इसलिए दुनिया के वैज्ञानिक इस पे काम कर रहे हैं और हम जैसे जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इतने परियोजना है, भारत भी अपना चला रहा है, दुनिया के तमाम देश इस दिशा में काम कर रहे हैं और यह एक भविष्य की ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण जो है ये एक रास्ता खोल सकता है। ठीक है, आइए जरा सा देखते हैं अगला जो हमारा प्रश्न है। अगला हमारा प्रश्न है वो है भारत चीन कूटनीति में नरमी के संकेत। देखा जाए तो भारत चीन का संबंध शुरुआत में तो बड़ा अच्छा रहा है, हिंदी चीनी भाई भाई रहा है, अगर बहुत पुराना जाएं तो हिंदी चीनी भाई भाई था। लेकिन 62 के युद्ध के बाद जो झटका हमें लगा और उसके बाद से चीन हमारा कभी बहुत बेहतर सहयोगी चीन को हमने कभी नहीं देखा। और कहते हैं कि 2014 में उसने डोकलाम किया, जो कि हालांकि हमारा नहीं लेकिन भूटान पे था, हमारी सेनाओं का आमना सामना हुआ। और जब दुनिया कोरोना से एक कह सकते हो कि ग्रसित थी, लोग एक दूसरे को, अपने लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे थे, उसी दौरान मई-जून 2020 में, मई और जून के महीने में चीन ने हमारे सीमा पे गलवान में, ईस्टर्न लद्दाख में गलवान में हमाकत की थी, जिसमें मैनुअली कहते हैं ना हाथापाई लाठी डंडे की लड़ाई, गोलियां तो नहीं चली थी, लाठी डंडे की लड़ाई में हमारे 20 से 23 जवान घायल हुए थे। चीन ने तो स्वीकार नहीं किया था, लेकिन बताया जाता है कि उनकी संख्या हमारे यहाँ से 2 से 3 गुना ज़्यादा थी। और उसके बाद से भारत और चीन के संबंध बिल्कुल ही एक तरह से, हर तरह के संबंध में भारत ने सख्ती कर ली। केवल व्यापारिक जो है लेन देन होता था, वो अब चूंकि निजी क्षेत्र करता है, उसको छोड़ के हर तरह के संबंध बंद है। डायरेक्ट फ्लाइट बंद है, कैलाश मानसरोवर जो यात्रा होती थी वो बंद थी, किसी भी तरह के कोई द्विपक्षीय कूटनीतिक संबंध नहीं हो रहे थे। हालांकि अनऑफिशियली या कह सकते हो कहीं दूसरी जगह किसी दूसरे के द्वार मिले, बात कर ली, ये सारी चीज़ें चलती थी, लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा बेहतर स्थिति नहीं थी। हाल फिलहाल में जब कजान में सम्मेलन हुआ है ब्रिक्स का, उस दौरान भारत के प्रधानमंत्री और चीन के राष्ट्रपति मिले हैं और संबंधों को बहाली की दिशा में चले हैं। ठीक है, पीछे की वीडियो में कभी कजान का जब समझौता जाके देखेंगे, बताएंगे कि क्यों दोनों देश ऐसा कर रहे हैं। उसके बाद संबंध आगे बढ़ा है, फिर हमारे NSA गए हैं और अभी फिलहाल हमारे विदेश सचिव जो है वहाँ गए हैं और वो वहाँ के विदेश मंत्री से मिले हैं और वहाँ के विदेश उप मंत्री से मिले, जो हमारे यहाँ के विदेश सचिव के दौरान है। और कई सारी वार्ता हुई है, जो लग रहा है कि भारत और चीन के जो है कूटनीतिक रिश्ते में नरमी दिखाई दे रही है। लेकिन उनमें उनके वक्तव्यों को देखेंगे तो ये दिखेगा कि भारत कॉन्शियस अप्रोच अपना रहा है, जबकि चीन बहुत चाह रहा है कि बहुत जल्दी सामान्य संबंध हो जाए। तो उसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। आइए अगर हम देखें चर्चा में क्यों है, तो भारतीय विदेश मंत्रालय ने एक हालिया बयान में कहा कि भारत और चीन ने बड़ी कूटनीतिक सफलता हासिल करते हुए द्विपक्षीय संबंधों को सुधारने के लिए कई कदम उठाने का फैसला किया है। इसमें जो है कि गर्मी के महीने से जो है कैलाश मानसरोवर की यात्रा फिर से शुरू करना है। दोनों राजधानियों के बीच सीधी उड़ानें होगी, यानी चीन से, बीजिंग से और दिल्ली के बीच सीधी उड़ान बहाल करना है।
पत्रकारों और थिंक टैंकों के लिए वीजा जारी करने की बात हो रही है और सीमा पार नदियों के आंकड़े को फिर से जारी करने के लिए तंत्र आदि शामिल करने की बात इसमें कही गई है, जो हमारे विदेश सचिव की अभी दौरा हुआ था। और ये देखिए, विदेश सचिव विक्रम मिस्री द्वारा हाल ही में चीन की यात्रा के दौरान चीन के उप विदेश मंत्री सुन वेईदांग से और विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात करने के बाद हुई है। और दोनों देशों के बयानों से अंतर पता कर, अगर हम देखें, अगर अध्ययन करें कि नरमी तो आ रही है लेकिन दोनों में डिग्री का अंतर है। कैसे? बैठकों के निष्कर्षों की रूपरेखा में भिन्नता है। देखिए, इन्होंने सहमति तो जताई थी। भारत का कहना, अगर बयान के बारे में देखा जाए तो भारत कह रहा है, भारत चीन द्विपक्षीय संबंधों की स्थिति की व्यापक समीक्षा की और संबंधों को स्थिर और पुनर्निर्माण करने के लिए कुछ जन केंद्रित कदम उठाने पर सहमत की। तो यानी समीक्षा और जन केंद्रित कदमों पर बात हुई कि पीपल सेंट्रिक कदमों की बात हो रही है। लेकिन जब चीन का बयान देखेंगे तो वह कह रहा, भारत सुधार और विकास के उपायों पर चर्चा हुई और दोनों विशिष्ट पक्ष आम सहमति पर पहुंच गए हैं। यानी भारत जहां पे कॉन्शियस अप्रोच अपना रहा है, वहां पे ये कह रहे हैं कि हम आम सहमति पर पहुंच गए हैं। अभी बताएंगे, पहले अंतर सारा देख लेंगे, लास्ट में बताएंगे कि क्यों चीन ऐसा कर रहा है। मानसरोवर रास्ता और सीधे उड़ान सुविधा बहाल करने का मुद्दा, ये जब दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्ष मिले थे तब ये शिखर सम्मेलन में यह बात उठी थी। फिर इसके बाद हमारे एनएसए गए थे, वहाँ भी यह बात उठी थी और विदेश सचिव गए हैं, तो सहमति हुई है कि इस वर्ष की गर्मियों से कैलाश मानसरोवर की यात्रा फिर से शुरू कर दी जाएगी 2025 की गर्मियों से। इसके बारे में थोड़ा बता दें, कैलाश और मानसरोवर जो दोनों तिब्बत का हिस्सा है और तो तिब्बत को चीन ने कब्जा कर रखा है, तो चीन के ही हिस्से में है। यह हमारे हिंदू देवताओं के लिए, हिंदू मान्यताओं के लिए काफ़ी पवित्र है, क्योंकि मान्यता ही है कि भगवान शिव कैलाश पर्वत पे रहते हैं। बौद्ध धर्म के लिए भी वहाँ पे है। बौद्ध धर्म ये माना जाता है कि उसके लिए है। जैन के लिए है, जो उनके आर्धी तीर्थंकर ऋषभ देव हैं, वहाँ पे उन्होंने समाधि ली है। तो ये सारी चीज़ें जो है उन पे चली आ रही थी। हमारे उनके बीच कैलाश मानसरोवर यात्रा को लेकर 2013 में एक समझौता हुआ था, जो उत्तराखंड के लीपू लेक दर्रे से होकर होता था, क्योंकि लीपू लेक दर्रे से मात्र 65 किलोमीटर दूर है, लेकिन वो रास्ता बहुत है। 2014 में एक और समझौता होता है, जब सुषमा स्वराज जी विदेश मंत्री रहती हैं, तब एक समझौता जो होता है वो नाथुला होके जो है कैलाश मानसरोवर की यात्रा को लेकर होता है। हालांकि गलवान संकट के बाद जो है लगभग 5 साल से ये यात्रा बंद है। अब उसी 2025 से पुनः खोलने की बात की जा रही है, ठीक है। लेकिन दोनों के उसमें देखा जाए तो ये दिखेगा कि भारत खोलना चाह रहा है, लेकिन उसमें वो उत्सुकता नहीं है, लेकिन चीन में ज़्यादा उत्सुकता दिखाई दे रही है। जैसे चीन के बयान में ज़्यादातर तत्परता दिखाई दे रही है। कैसे दिखाई दे रही है? देखिए, भारत क्या कह रहा है कि 2025 की गर्मियों में कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू करने का फैसला किया है और संबंधित तंत्र मौजूदा समझौते के अनुसार ऐसा करने के तौर तरीकों पर चर्चा करेंगे। और चीन क्या कह रहा है? दोनों पक्ष 2025 में चीन के जियांग स्वायत्त क्षेत्र में कैलाश मानसरोवर यात्रा, भारतीय तीर्थयात्रियों की यात्रा फिर से शुरू करने पर सहमत हुए हैं और जल्द से जल्द, एज सून एज पॉसिबल, इन व्यवस्थाओं पर चर्चा करेंगे। भारत क्या कह रहा है कि ऐसे तौर तरीके पर चर्चा करेंगे, और ये कह रहा है जल्द से जल्द। यानी चीन खुद चाहता है कि इन मुद्दों पर बात बने, ताकि जो हमारे लोगों के अंदर, जो भारतीयों में चीन को लेकर कटुता है, उसको दूर करने के लिए चीन कोशिश कर रहा है। थोड़ा सा मैं हिंट दूंगा, और भी बताऊंगा कि क्यों कोशिश कर रहा है, लेकिन इसका प्रभाव यह कि जो भारतीय लोग हैं, जो चीन को लेकर उनमें कटुता है, उनके दिल जीतने की कोशिश ये चीन की एक कोशिश है। और देखिए, सीधी उड़ान बहाल करने का मुद्दा, अब ये देखिए व्यापारियों का मुद्दा है, चीन के लिए भी और हमारे यहाँ के भी व्यापारियों का मुद्दा है। दोनों बयानों को ध्यान से देखने से पता चलता है कि भारत एक नया समझौता चाहता है, जबकि चीन इसे वीजा और निवासी पत्रकारों से जोड़ रहा है। 2019 तक दोनों के देशों के बीच 539 निर्धारित उड़ानें होती थी, जिसमें लगभग 1.25 लाख लोग आवागमन कर सकते थे एक साल में। लेकिन 2020 में कोविड महामारी के बाद और फिर मई जून में जो गलवान हुआ है, उसके बाद इसे एकदम से रोक दिया गया है और आज भी बहाल नहीं किया गया। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री के वार्ता के दौरान भी इसमें बहुत बात नहीं कही गई थी और एनएसए भी नहीं गई थी। इसमें भी भारत अभी इसको लग रहा है कि नए तरीके से करेगा, और चीन कह रहा है कि नहीं, जैसे चल रहा है उसको पूरे तरीके से इसको कर दिया जाए। बयान देखिए, दोनों कह रहा है कि सीधे हवाई सेवा फिर शुरू करने के लिए सैद्धांतिक रूप से सहमत हुए। ये भारत का बयान है। दोनों पक्ष से संबंधित तकनीकी अधिकारी जल्द इस उद्देश्य के लिए एक अद्यतन रूपरेखा, अपडेटेड जो है मॉडल इसमें लाएंगे। जबकि चीन क्या कह रहा है? दोनों पक्ष, चीनी और भारत के बीच सीधी उड़ान को फिर से शुरू करने,
दोनों देशों के सक्षम अधिकारियों को समन्वय करने और इसे आगे बढ़ाने में सहमत करने के लिए कर्मियों के प्रवाह, आदान प्रदान और सुविधाजनक बनाने के उपाय करेंगे। यहीं पे अपडेट वाली कोई बात नहीं, यानी जो पहले से चल रहा है उसी के तरीके से ये उसको आगे बढ़ाने की बात कर रहा है। सीमा पार नदियों से जुड़ा मुद्दा है, इस पर सहमति बनी है। इस पे भी जो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की वार्ता हुई थी उसमें भी ये बात बनी थी। हालांकि सहमत तो बनी थी, लेकिन दिसंबर लास्ट में जनवरी में चीन, ये न्यूज आती है, न्यूज के जरा ये पता चलता है कि चीन ब्रह्मपुत्र नदी पे दुनिया का सबसे विशाल बांध बना रहा है 60,000 मेगावाट क्षमता का। और वो बांध इतना बड़ा है, जो चीन का सबसे बड़ा बांध है, जिससे अब तक दुनिया का जो सबसे बड़ा बांध है 20,000 मेगावाट क्षमता का, उसका 3 गुना है। और ये परियोजना के लिए चीन 137 अरब डॉलर रुपए खर्च करेगा, जो इतिहास में, चीन का कहना है कि इतिहास में सबसे बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना है। और पता कैसे चलता है? भारत को मीडिया रिपोर्ट, हालांकि भारत जब इस पे कहता है तो वो बताता है कि नहीं, उनको लेकर नहीं है। इस पर भी सहमति बनी है कि इस नदी से जुड़े डेटा साझा करने पर भी हुआ है, और दोनों देश इसके लिए जो तकनीकी वार्ता है उस पर अपनी बात करेंगे, क्योंकि अगर विशेषज्ञ स्तरीय नियमित रूप से तंत्र रहता तो भारत को इससे पता चल जाता। दोनों देशों के वक्तव्यों में समग्र दृष्टिकोण में अंतर है, क्योंकि भारत सीमा की स्थिति का हवाला देते हुए, जो सीमा पर हमारी स्थिति उसको देखते हुए चरण दर, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ने की बात कर रहा है। और ये बात भी इसमें आ रहा है, देखिए दोनों पक्ष ने कार्यात्मक आदान प्रदान के लिए मौजूदा तंत्र का जायजा लिया और साथ में चरण दर चरण फिर से शुरू करने की, एक दूसरे के हितों को ध्यान में रखने वाले और चिंता को ध्यान में रखने की बात इसमें कही गई। जबकि चीन क्या कह रहा है? चीन जो है दीर्घकालिक दृष्टिकोण और ज्यादा जुड़ाव की बात कर रहा है। चीनी पक्ष ने इस बात पर जोर दिया कि दोनों पक्षों को दोनों देशों और दोनों लोगों के मौलिक हितों के आधार पर रणनीतिक ऊंचाई और दीर्घकालीन परिप्रेक्ष्य, देखिए कितनी लंबी चौड़ी चीन वाले हाँक रहे हैं कि संबंध, भारत चीन संबंधों को देखना चाहिए। चीन भारत संबंधों के विकास के स्वस्थ और स्थिर ट्रैक पर बढ़ावा दिया जाना चाहिए। यानी चीन चाहता है कि जल्दी से जल्दी भारत और चीन के संबंध ज्यादा मधुर हो जाए। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि एक तरफ ट्रंप में, जो डोनाल्ड ट्रंप आ गए हैं, जब ये बात शुरू हो रही थी तो उस समय ट्रंप लग रहा था, चुनाव हो रहा था, आएंगे कि नहीं आएंगे। लेकिन अब ये चीन को पता चल गया है कि ट्रंप आ गए हैं और ट्रंप का दुश्मन नंबर 1 चीन हो गया है। दुश्मन नंबर 1 चीन हो गया है, नंबर 2 भले ईरान हो, लेकिन नंबर 2 1 चीन है। और वो चीन को समाप्त करने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। ठीक है, भारत के विरुद्ध भी इधर उधर बोल देते हैं, लेकिन वो पता है, सबको पता है कि वो चीन को जो है काउंटर करना है। और ऐसे में वहां से एक बहुत बड़ा व्यापार नहीं छोड़ सकते। हालांकि इस मामले में चीन ट्रंप से ज्यादा होशियार है, क्योंकि चीन को पता है कि एक साथ 2 दुश्मनों से नहीं लड़ा जा सकता है। इसलिए भारत से वो कह रहा है कि भारत से बेहतर हो जाए तो वो अमेरिका पर ध्यान फोकस कर सके। जबकि ट्रंप जो है वो चीन पर फोकस कर रहे हैं और रह के भारत को भी टैरिफ का धमकी देते रहते हैं, और रूस को भी धमकी देते रहते हैं। लेकिन उनके और भी सलाहकार है, जो विदेश मंत्रालय है, वो इसको देख लेगा। तो इसलिए आपके पूरे वक्तव्य में देखेंगे कि चीन जल्दी से जल्दी भारत के साथ संबंधों को सामान्य करना चाहता है, और उसको लगता है इसके लिए जरूरी है कि भारतीय लोगों में चीन के प्रति कटुता समाप्त किया जाए। लेकिन भारतीय बहुत जो है होशियार हैं। ठीक है, हम अपने लालच और उसके कारण, सस्ती चीज़ों के कारण अभी हम ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन निश्चित रूप से ये बात हमें पता है कि चीन हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। इसको लेकर आप किसी भी भारतीय से पूछेंगे, उसको पता है कि चीन हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए सरकार भी स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को ले रही है। जबकि चीन चाह रहा है कि जल्दी से जल्दी चीज़ें बहाल हो जाए, ताकि जो भारत की तरफ से हमें जो कुछ लाभ मिलता रहे और जो अमेरिका का दबाव आएगा उसको कुछ न कुछ काउंटर किया जा सके। ठीक है, इससे जुड़े प्रश्नों को देख लेते हैं। तो देखिए, चर्चा में रहे चीन की बड़ी नाभिकीय संलयन अनुसंधान केंद्र के संदर्भ में निम्नलिखित कदमों पर विचार कीजिए। चीन मियांग में बड़े पैमाने पर लेजर प्रज्वलित परमाणु संलयन अनुसंधान सुविधा का निर्माण कर रहा है। इसमें ड्यूटेरियम और ट्यूटेरियम जैसे हाइड्रोजन समस्थानिकों को तीव्र लेजर किरणों के अधीन लाकर संलयन प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाया जा सकेगा। हाँ ठीक है, ये दोनों स्टेटमेंट सही है, इसलिए इसका आंसर सी है। विभिन्न विशेषज्ञ अनुमानों के अनुसार वर्ष 2024 तक चीन के नाभिकीय अस्त्र भंडारों में कितनी नाभिकीय वारहेड उपलब्ध थे? 170 नहीं, ये तो पाकिस्तान का है। 500, हाँ ये 500 है, बाकी ये आंकड़े तो बाद के हैं, वो 2030-32 तक के आंकड़े रहेंगे, लेकिन 500 उसके पास आ गए हैं वारहेड, ये लोगों ने बताया है। तीसरा है, वर्तमान में विभिन्न देशों द्वारा नाभिकीय संलयन ऊर्जा का अध्ययन किया जा रहा है। ऐसे में नाभिकीय संलयन ऊर्जा की उपयोगिता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यदि परमाणु संलयन ऊर्जा का औद्योगिक पैमाने पर उपयोग किया जा सके तो यह दुनिया को लगभग असीमित, स्वच्छ, सुरक्षित और सस्ती ऊर्जा प्रदान कर सकता है। बिल्कुल ठीक है।
इससे प्राप्त ऊर्जा सामान्य द्रव्यमान के तेल या कोयले को जलाने की तुलना में लगभग 1000 गुना अधिक ऊर्जा उत्पन्न कर सकता है। नहीं 1000 नहीं, 40 लाख गुना। यानी 1 किलोग्राम द्रव्यमान का आप नाभिकीय संलयन करा दें और उसी 1 किलोग्राम द्रव्यमान को आप जलाएं, जैसे जो नॉर्मल तरीके से जीवाश्म ईंधन जलाया जा सकता है, तो 40 लाख गुना ज़्यादा ऊर्जा संलयन प्रक्रिया के तहत निकलेगी। इसलिए इसका दूसरा वाला आंसर नहीं सही है, पहला सही है, इसलिए इसका विकल्प ए है। चौथा है, चर्चा में रहे ब्रह्मपुत्र नदी पर चीन की बांध बनाने की योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से कथन सही है। चीन ने भारतीय सीमा के पास ब्रह्मपुत्र नदी पर दुनिया के सबसे बड़े बांध के निर्माण को मंजूरी दी है। ठीक है, इस परियोजना का कुल संभावित निवेश वर्तमान की दुनिया की किसी भी अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना से अधिक है। जैसा कि बताया कि 147 अरब डॉलर है, 137 अरब डॉलर, जो काफ़ी है। तो ऐसे में ये भी सही है। भारत ने बांध को लेकर चिंता जताई क्योंकि संघर्ष के समय इसका इस्तेमाल रणनीतिक रूप में किया जा सकता है। हाँ, ये भी समझ है, इसीलिए कोई चिंता जताई है। और ऐसे में तीनों सही हैं और आंसर इसका डी होगा। अंतिम प्रश्न है, चर्चा में रहे भारत चीन के आपसी कूटनीतिक संबंधों की बहाली का एक आयाम कैलाश मानसरोवर यात्रा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, भारत और चीन के बीच इस यात्रा को लेकर 2013 और 2014 में पहले से ही 2 समझौते हो चुके हैं। बिल्कुल है, एक लिपुलेख की तरफ से, एक नाथुला की तरफ से। दूसरा है, उत्तराखंड स्थित लिपुलेख दर्रे से तिब्बत स्थित यह क्षेत्र मात्र 65 किलोमीटर दूरी है। हाँ, ये भी बिल्कुल सही है। तो दोनों स्टेटमेंट इसका सही है और इसलिए इसका आंसर जो है सी होगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, और कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।